इकोनॉमिक क्वेश्चंस, इकोनॉमिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, केवल एक, पिछले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हुई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पिछले 5 वर्षों में जीडीपी की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव आया है, जबकि यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहा होता है। पिछले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हुई है। 2016-2017 में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 2017-2018 में 9.3% से घटाकर 8.6% हो गई थी। ये 2018-2019 में बढ़कर 10.0% हो गई। इस तरह के प्रश्नों में हम देखें कि निरपेक्ष मूल्य में वृद्धि और कमी पूंजी पूछी जा रही है और या वृद्धि दर में वृद्धि कमी पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी में समृद्धि कर सकता है? कौन कौन उपयुक्त? सभी। शिक्षा में निवेश होता है, नौकरी में प्रशिक्षण और प्रवास। शिक्षा में निवेश बेहद कौशल की ओर ले जाता है और इस प्रकार मानव पूंजी निर्माण में जुड़ जाता है। नौकरी में प्रशिक्षण भी बेहतर कौशल की ओर ले जाता है तथा इस प्रकार मानव पूंजी निर्माण में जुड़ जाता है। लोगों का प्रवासन भी मानव पूंजी निर्माण जोड़ता है और क्योंकि यह एक व्यक्ति के निष्क्रिय एवं अविकसित कौशल की उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। मानव पूंजी को निम्नलिखित द्वारा संवर्धित किया जा सकता है। शिक्षा में निवेश होता है, स्वास्थ्य में निवेश होता है, नौकरी में प्रशिक्षण होता है, प्रवास और सूचना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। क्या है सकल राष्ट्रीय उत्पाद? देश के केवल निवासी एवं अनिवासी नागरिकों की आय है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? यहाँ राष्ट्रीय शब्द का अर्थ किसी देश के सभी नागरिकों से होता है। ये किसी देश के नागरिकों द्वारा दी जाने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का समग्र कुल मूल्य होता है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान होता है। यह किसी देश के निवासी एवं अनिवासी दोनों नागरिकों की आय पर विचार करता है, जबकि विदेशियों की आय, जो कि देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होती हो, को बाहर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे अंतिम उत्पाद माना जाता है? 1 और 3, एक डॉक्टर की सेवाओं को और एक कंपनी द्वारा निवेश के रूप में खरीदी गई मशीन को। दूसरे कथन को आसानी से समाप्त किया जा सकता है क्योंकि रेस्तरां अंतिम उपभोक्ता नहीं होता है। वे सब्जियों के लिए मूल्य खाना पकाने एवं परोसने से जोड़ते हैं, ग्राहकों से शुल्क लेते हैं। एक डॉक्टर की सेवा को उपभोक्ताओं के लिए अंतिम उत्पाद माना जाता है। एक रेस्तरां द्वारा खरीदी गई सब्जियों को मध्यवर्ती उत्पाद माना जाता है। किसी कंपनी द्वारा खरीदे गए पूंजीगत सामान को अंतिम उत्पाद माना जाता है। एक वस्तु जो अंतिम उपयोग के लिए होती है और आगे उत्पादन या परिवर्तन के किसी भी अन्य चरण से नहीं गुजरती होती, इसे अंतिम उत्पादन कहा जाता है। अंतिम उत्पादन 2 प्रकार के होते हैं। कंपनी द्वारा निवेश के रूप में खरीदी गई पूंजीगत वस्तुएं, जैसे कि मशीनरी। घरों द्वारा अंतिम उपभोक्ताओं के लिए उपभोग की गई वस्तुएं। अंतिम उपभोक्ता वस्तु से विभाजित होते हैं। टिकाऊ होता है, टीवी होता है, कार आदि होता है। अर्ध टिकाऊ कपड़े, जूते आदि होते हैं। गैर टिकाऊ क्या होते हैं? दूध, रोटी आदि होते हैं। सेवाएं क्या होती है? शिक्षकों, डॉक्टरों आदि। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय (एनआई) का एक शब्द में किसका प्रयोग किया जाता है? कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? नेशनल इनकम। पहले राष्ट्रीय आय शब्द का प्रयोग कारक लागत एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NPFC) के लिए किया जाता था। जनवरी 2015 से CSO ने बाजार मूल्य पर इसकी गणना करने के लिए स्विच किया है। GNP मूल्यह्रास है। वास्तविक रियल ए नाममात्र जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2, आधार वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों का उपयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। नाममात्र जीडीपी की गणना उस विशेष वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों का उपयोग करके की जाती है। वास्तविक जीडीपी स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय क्या होती है? नाममात्र जीडीपी मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय होती है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद रियल जीडीपी स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय होती है, QP होती है। और जहाँ Q किसी विशेष वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा होती है। P आधार वर्ष का मूल्य होता है, स्थिर मूल्य। नाममात्र जीडीपी
वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय Q और P होती है, जहाँ Q किसी विशेष वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा होती है। P उस विशेष वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य वर्तमान मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन एक अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का गठन करती है? कौन करती है गठन? निर्माण और विनिर्माण। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? कृषि होता है, खनन होता है, वानिकी होता है, चराई होता है, शिकार करना होता है, एकत्रित करना होता है, मछली पकड़ना होता है, उत्खनन करना होता है। माध्यमिक क्षेत्र क्या होते हैं? विनिर्माण होता है, प्रसंस्करण और निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास सूचकांक SDI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा होता है SDI? एक और दो। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार एक सूचकांक होता है। मूल्यह्रास लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा और तथा जीवन जीने का सभ्य स्तर होता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास तथा कार्यक्रम द्वारा तैयार एक सूचकांक होता है। मूल आयाम क्या होता है? लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन और शिक्षा और तथा जीवन जीने का एक सभ्य स्तर होता है। बुनियादी आयामों निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन होता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा नापा जाता है। शिक्षा तक पहुंच होती है। स्कूल में प्रवेश की उम्र में बच्चों के स्कूली शिक्षा के वर्ष और तथा वयस्क आबादी के स्कूली शिक्षा के वर्षों से मापा जाता है। जीवन जीने का एक सभ्य स्तर होता है। देश के मूल्य स्तर के लिए समायोजित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वह वस्तु जिसकी कीमत बढ़ाने पर मांग बढ़ जाती होती क्योंकि उसकी विशेष प्रकृति और तथा पद स्थिति के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। भी होता है बेबलेन वस्तुएं होती हैं। बेबलेन और गिफेन दोनों समान मानक आर्थिक और उपभोक्ता मांग सिद्धांत को परिभाषित करते हैं। बेबलेन और वस्तु, एक वस्तु जिसकी मांग बढ़ जाती होती है जब कीमतें बढ़ जाती होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि इसकी उच्च कीमत उच्च पद स्थितियों को दर्शाती है। गिफेन वस्तु क्या होती है? एक गिफेन वस्तु एक कम आय होती है और गैर तथा लग्जरी उत्पाद होता है जिसमें बहुत कम सीमित विकल्प होते हैं। चूँकि गिफेन वस्तुओं के लिए एक सीमित विकल्प होता है इसलिए कीमत बढ़ाने पर भी उपभोक्ता गिफेन वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा होता है? केवल एक। पिछले 5 वर्षों में भारत के GBA सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ा है। पिछले 5 वर्षों में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 15 से 16 में प्राथमिक क्षेत्र को हिस्सा 17.7 होता है और वित्त वर्ष 16 से लेकर 17 में यह बढ़कर 17.9 हो गया होता है और फिर वित्त वर्ष 17 से 18 में घटकर 17.1 बढ़ गई होती है। इस प्रकार इसमें लगातार गिरावट नहीं आई होती और वित्त वर्ष 18 से 19 ईस्वी में यह घटकर 18.57 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अगर स्वचालन शुरू करने के कारण कुछ मैनुअल मजदूरों को कंपनी से निकाल दिया जाता होता है तो वे किस तरह की बेरोजगारी का सामना करते हैं? भी संरचनात्मक बेरोजगारी का। बेरोजगारी और उपलब्ध नौकरियों के बीच कौशल के संतुलन के कारण संरचनाएं बेरोजगारी होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी आमतौर पर तकनीकी परिवर्तन के कारण होती है। जब नई तकनीकों को प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ नौकरियां और कौशल को मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और एक प्रतिक्रिया जिसे कि स्वचालन कहा जाता है। प्रधानमंत्री युवा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम परिस्थिति तंत्र बनाना होता है। यदि आपको योजना का उद्देश्य पता है तो कथन 2 को समाप्त कीजिए। इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यम परिस्थिति तंत्र बनाना होता है और इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। PM युवा योजना क्या होती है? यह उद्यमिता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर केंद्र प्रायोजित करना योजना होती है और इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के माध्यम से उद्यमिता और विकास के लिए एक सक्षम परिस्थितियां तंत्र बनाना होता है। उद्यमशीलता सहायता नेटवर्क तक तथा आसान पहुंच एवं समावेशी विकास के लिए सामाजिक तथा उद्यमों को बढ़ावा देना होता है। निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए। कौन सी होती है? चारागाह भूमि होती है निम्नलिखित वस्तु। अवसर लगातार शून्य होता है लेकिन उपभोग में प्रतिद्वंदी मौजूद होते हैं। अवसर लागत शून्य नहीं है और तथा उपभोग में प्रतिद्वंदिता मौजूद नहीं है।
अवसर तथा लागत शून्य नहीं होती, उपभोग में प्रतिद्वंदिता मौजूद नहीं है। अवसर लागत एक अर्थशास्त्र संबंधित शब्द होता है जो कि कुछ और चुनने के लिए आपके द्वारा दिए गए मूल्य को दर्शाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के तथा अनुसार निःशुल्क सामान हेतु हवा एवं सामान्य सामान जैसी मछली चारागाह भूमि के लिए अवसर लागत शून्य होती है। सार्वजनिक वस्तुएं जैसे कि स्ट्रीट लाइट, पुलिस सेवा, न्यायपालिका सेवा और रक्षा आदि के अवसर तथा लागत शामिल होते हैं। यदि पुलिस सेवा प्रदान नहीं की जाती होती है तो सरकार स्ट्रीम तथा लाइट पर अधिक पैसा खर्च कर सकती है। इसी तरह अगर स्ट्रीट तथा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है तो पुलिस तथा बल्क में अधिक पैसा लगाया जा सकता है। इस प्रकार एक अवसर लागत शामिल होती है। कृषि क्वेश्चन नंबर 14, कृषि जनगणना 2015 और 2016 के आंकड़ों से पता चलता है कि परिचालन धारकों के औसत आकार में गिरावट आई है। महिला परिचालन धारकों का प्रतिशत शेयर बढ़ा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2011 में 1.15 हेक्टेयर की तुलना में 2015 से 2016 में परिचालन होल्डिंग का औसत आकार घटाकर 1.08 हेक्टेयर रह गया है। जनगणना में यह भी पाया गया होता है कि 2010 और 2011 में महिला परियोजनाओं की प्रतिशत हिस्सेदारी 12.79% से बढ़कर 2015-2016 में 13.87% हो गई है। 2015-2016 की कृषि जनगणना में 2011 और 2010 और 2011 के आंकड़ों की तुलना में 157.14 मिलियन हेक्टेयर में कुल संचालन क्षेत्र में 1.53% की गिरावट देखी गई है। संचालित क्षेत्र के तथा संदर्भ में महिलाओं की हिस्सेदारी 10.36% से बढ़कर 11.47% हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15, गरीबी तथा उन्मूलन के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए होते हैं? कौन से कदम होते हैं? उपयुक्त सभी। खाद्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम होता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सभी तीनों सरकारी योजनाओं गरीबी उन्मूलन के तथा अप्रत्यक्ष तरीके होते हैं और वे गरीबी के दुष्ट तथा चक्र से निपटती होती है और तथा इस तरह इसके उन्मूलन में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस तथा प्रकार की कर प्रणाली अपनाई गई होती? किसकी? प्रगतिशील कराधान एक प्रगतिशील कर होता है और एक ऐसा तथा कर होता है जो कि उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों पर कम कर की दर लगाता है और भारत इस प्रणाली का अनुसरण करता है। अनुपातिक तथा कर क्या होता है? एक अनुपातिक तथा कर एक तथा आयकर प्रणाली होती है जहां कर का एक तथा सामान तथा प्रतिशत होता है और उनकी आय की परवाह किए बिना सभी करदाताओं पर लगाया जाता है। प्रगामी कर क्या होता है? एक प्रगामी तथा कर एक ऐसा कर होता है और जो कि कम आय वाले से अधिक आय वाले लोगों की तुलना में अधिक प्रतिशत कर लेता है। भारत के तथा कर संग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय कर का तथा हिस्सा तथा पिछले तथा 5 वर्षों से लगातार बढ़ा है। व्यक्ति आय कर का हिस्सा पिछले 5 वर्षों से लगातार बढ़ा होता है। निगम कर की तथा हिस्सेदारी वर्ष 2019-2020 के लिए वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी से कम होती है। व्यक्तिगत आय पर कर का हिस्सा जीएसटी की हिस्सेदारी निगम कर की तथा हिस्सेदारी से अधिक हो जाती होती है। प्रथम संशोधित तथा अनुमान के अनुसार कुल तथा निगत कर 6,10,500 करोड़ होती है और जबकि कुल तथा जीएसटी तथा संग्रह 6,12,327 करोड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक वृद्धि एवं विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा होता है? एक और दो। वृद्धि मात्रात्मक एवं जबकि विकास तथा गुणात्मक होता है। विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक होती है। वृद्धि एक मात्रात्मक कारक होता है और यह सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकता है। विकास का गुणात्मक कारण और हमेशा सकारात्मक मूल्य होता है। मात्र समृद्धि विकास की गारंटी नहीं देती होती है और विकास के लिए समृद्धि आवश्यक है, यानी अधिक समृद्धि आवश्यक है, लेकिन विकास के लिए अपर्याप्त स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम मात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी की तुलना में अक्सर अधिक होती है। भारत में जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा की जाती है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक मुद्रास्फीति परियोजना उपाय होती है जो किसी भी वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है, जिसे आधार वर्ष की कीमतों में व्यक्त किया जाता है तथा अक्सर इसे स्थिर तथा मूल्य मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी या स्थिर डॉलर जीडीपी कहा जाता है और नाम मात्र तथा जीडीपी के विपरीत
वास्तविक जीडीपी और मूल्य तथा स्तरों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं और आर्थिक तथा विकास का अधिक सटीक आंकड़ा प्रदान करती हैं। नाम मात्र जीडीपी अपने माप में मौजूदा कीमतों का उपयोग करके वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का एक व्यापक आर्थिक मूल्यांकन करती है, जबकि नाम मात्र जीडीपी परिभाषाओं के अनुसार मुद्रास्फीति को दर्शाती है। वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर्स का उपयोग करती है और इस प्रकार तथा केवल वास्तविक तथा उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। चूँकि मुद्रास्फीति आमतौर पर एक सकारात्मक संख्या होती है, इसलिए किसी देश की नाम मात्र जीडीपी आमतौर पर अपनी वास्तविक तथा जीडीपी से अधिक होती है। भारत में जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा की जाती होती है। यह क्षेत्राधिकार तथा आधार पर प्रकाशित होता है और तथा 60 दिनों के अंतराल के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक होता है, इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई होती है। संगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक नामांकन नहीं कर सकते होते हैं और कुछ तथा पात्रता मानदंड होती है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन का आश्वासन देती है। 15,000 प्रति माह से कम आय होती है। एनपीएस तथा ईपीएफओ और तथा ईएसआईसी के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए होता। आयु 18 से लेकर 40 तथा वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये एक स्वैच्छिक एवं तथा अंशदायी योजना होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफ किसी समाज में असमानता का स्तर दर्शाता है? कौन सा होता है? लॉरेंस वक्र होता है। लॉरेंस वक्र एक ऐसा ग्राफ होता है जिसका उपयोग अर्थशास्त्र में आय के प्रसार या धन में असमानता दर्शाने के लिए किया जाता है। गिनी सूचकांक की गणना लॉरेंस वक्र से की जा सकती है। लॉरेंस वक्र एक्स अक्ष आमतौर पर तथा कुल जनसंख्या के हिस्से या प्रतिशत को दर्शाता है और तथा वाय तथा अक्ष कुल आय या धन के हिस्से को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी के आकलन से संबंधित होती है? कौन सी होती है उपयुक्त समिति? लकड़वाला समिति होती है, अलब समिति होती है, सक्सेना समिति होती है, उपयुक्त समिति। सभी 3 समितियां गरीबी के आकलन से संबंधित है। लकड़ बगदा समिति होती है। 1993 में भारत तथा सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया होता है, जिसके अध्यक्ष के रूप में जीटी लकड़वाला होते हैं और इसमें से उसने सिफारिश की होती है कि उपभोक्ता व्यय की गणना पहले की तरह कैलोरी के उपयोग के आधार पर की जानी चाहिए। अलग समिति क्या होती है? 1979 में योजना आयोग द्वारा गरीबी आकलन के लिए गठित एक टास्क फोर्स जिसकी अध्यक्षता बाई के अलग ने की थी। एनसी सक्सेना समिति की होती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बीपीएल और जनगणना के लिए अप्रयुक्त पदावधि पर तथा सलाह देने के लिए ना कि गरीबी के आकलन के लिए स्थापित की गई होती है, लेकिन इसने गरीबी आकलन से संबंधित सिफारिशें भी दी हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी को बेहतर नौकरी की तलाश में छोड़ता है तो उसे किस तरह की बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा? घर्षणात्मक बेरोजगारी जिसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है और नागरिकों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है। और जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच में स्विच कर रहा होता है तो दूसरे शब्दों में एक कर्मचारी को नई नौकरी की तलाश करने का क्वेश्चन नंबर 24, गरीबी आकलन पर तेंदुलकर समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरीबी के मौजूदा आधिकारिक उपाय तेंदुलकर गरीबी रेखा पर आधारित होते हैं। ये गरीबी का आकलन करते हुए स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर निजी व्यय को शामिल करता है। तेंदुलकर समिति क्या होती है? तेंदुलकर समिति की अध्यक्षता में 2009 में योजना आयोग द्वारा एक विशेष
एक विशेषज्ञ योजना समूह का गठन किया गया था और जिसके गरीबी आकलन के लिए कार्य प्रणाली की समीक्षा की होती है और तथा पिछली विधियों की निम्न कमियों को दूर किया गया होता है। तेंदुलकर समिति ने 2004 से 2005 के लिए गरीबी रेखा की गणना एक स्तर पर की होती है और जो कि क्रय शक्ति समानता PPP में 33 रुपये प्रतिदिन थी। क्वेश्चन नंबर 25, सतत विकास राज्यों और लक्ष्यों भारत सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2। इसे सांख्यिकी एवं और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा किया जाता है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक एवं कार्यान्वित स्थिति पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा किया जाता है। SDG इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य देश और इसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना होता है। SDG इंडिया इंडेक्स क्या होती है? इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा किया जाता है। सूचकांक 62 राष्ट्रीय सूचकांकों के बारे के एक सेट पर भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों UTS की प्रगति को ट्रैक करता है। SDG क्या होती है? इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य देश और तथा उसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना होता है। हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु और SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शीर्ष 3 में से असम, बिहार और UP की रैंकिंग में सबसे नीचे है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की स्टाफ फोर्स द्वारा किया जाता है। नीति आयोग द्वारा गरीबी रेखा की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम कार्यालय द्वारा संग्रहित किए गए डेटा पर आधारित होती है और इससे पहले योजना आयोग भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन होता है? 1 और 2। ये ग्रामीण गरीबी, महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रमों का समर्थन करता है और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। यह ग्रामीण गरीब और महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रम का समर्थन होता है। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परियोजना NRETP होती है। ये ग्रामीण तथा गरीब महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रमों का समर्थन करता है। सबसे गरीब और सबसे कमजोर समुदाय और तथा इसके वित्तीय समावेश को लक्षित करने का विशेष जोर होता है। यह युवाओं में कौशल विकास का भी समर्थन करेगा। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका और मिशन का एक हिस्सा होती है। परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण तथा सहायता प्रदान की गई होती है। निश्चित अवधि के बेरोजगार। क्वेश्चन नंबर 28, निश्चित अवधि के बेरोजगार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा होता है? श्रमिकों के प्रदर्शन के अनुसार अनुबंध को नवीनीकरण का समाप्त किया जा सकता होता है। श्रमिक स्थायी श्रमिकों के लिए उपलब्ध लाभों के हकदार होंगे। एक्सप्लेनेशन देख लें। श्रमिकों के प्रदर्शन के अनुसार अनुबंध को नवीनीकृत एवं समाप्त किया जा सकता है और श्रमिक तथा स्थायी श्रमिकों के लिए उपबंध लाभों के हकदार होंगे। निश्चित अवधि के रोजगार फिक्स्ड और टर्म और रोजगार सभी क्षेत्रों के लिए लागू होते हैं। निश्चित अवधि के रोजगार के तहत एक कंपनी या एक उद्यम एक विशिष्ट अवधि के लिए एक कर्मचारी को काम पर रखता है। श्रमिकों के प्रदर्शन के लिए अनुबंध को नवीनीकृत और या समाप्त किया जा सकता है। FTE के तहत श्रमिक स्थायी श्रमिकों के लिए उपबंध लाभों के हकदार होंगे और इस प्रकार कॉन्सेप्ट वर्कर्स अगर FTE वर्कर्स का स्थान लेते हैं तो वैधानिक लाभों के संदर्भ में लाभ पाने के अधिकारी होंगे। मार्च 2018 में केंद्र ने सभी क्षेत्रों के लिए निश्चित अवधि के रोजगार FTE को अधिसूचित किया है और इससे पहले यह केवल कपड़े और क्षेत्र के लिए लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, संकल्प योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 होता है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के जनादेश को लागू करना होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास NSDM के जनादेश को लागू करना होता है। यह विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र प्रायोजित योजना है। आजीविका के लिए कौशल अधिग्रहण और जागरूकता संकल्प विकेंद्रीकरण योजना गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE का परिणाम उन्मुख कार्यक्रम है।
क्वेश्चन नंबर 30, गरीबी और साझा समृद्धि तथा रिपोर्ट किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। गरीबी और साझा समृद्धि वैश्विक तथा गरीबी और साझा समृद्धि के सुझावों पर अनुमान प्रदान करती है। 2018 संरक्षण गरीबी की पहेली को एक साथ जोड़ता है और गरीबी को परिभाषित करने व मापने के लिए तरीके बताता है। ये एक बहुआयामी गरीबी उपाय का परिचय देती है और जो कि घरेलू उपयोग और प्रतिदिन और तथा प्रति व्यक्ति $1.90 की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर आधारित होती है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया होता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा होता है? सी एक और दो। ये ऑक्सफोर्ड तथा गरीबी और मानव विकास पहल OPHI और तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया होता है। भारत में इसकी नवीनतम और तथा राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैश्विक MPI को 2010 में UNDP के प्रमुख मानव विकास रिपोर्ट में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ OPHI द्वारा विकसित किया गया है। वैश्विक MPI 2018 के अनुसार भारत में सबसे अधिक संख्या में लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 100 से अधिक विकासशील देशों को कवर करने वाली तीव्र बहुआयामी गरीबी का एक अंतर्राष्ट्रीय उपाय होता है। MPI व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी का आकलन करता है। यदि किसी को तीसरे अथवा 10 से अधिक संकेतक और भारांक में वंचित किया जाता होता है तो वैश्विक सूचकांक उन्हें MPI गरीबी के रूप में चिन्हित करता है। क्वेश्चन नंबर 32, अटल टिंकरिंग लैब का लक्ष्य क्या होता है? कक्षा 6 से कक्षा 12 के छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ाना होता है। अटल टिंकरिंग लैब 1500 वर्ग फुट में नामित और आध्यात्मिक और सुविधाओं के साथ स्थान नवाचार के अलग से समर्पित होता है। अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के छात्रों के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करना होता है। टिंकरिंग लैब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां युवा दिमाग अपने विचारों को हाथों हाथ कर सकते हैं और यहां स्वयं विचारों को लैब के माध्यम से एक रूप से दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं। और तथा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत को जनसांख्यिकी लाभांश का पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत को जनसांख्यिकी लाभांश का पूर्व लाभ प्राप्त करने में मदद करता है? कौन सा होता है? एक और दो। कौशल विकास को बढ़ावा देना होता है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना होता है। कौशल विकास को बढ़ावा देने से भारत को जनसांख्यिकी लाभांश का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उच्च शिक्षा के निजीकरण के लिए जरूरी नहीं होता है कि इससे बेहतर शैक्षणिक परिणाम सामने आए और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता होता है कि उच्च शिक्षा के निजीकरण से बेहतर जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त होगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से साक्षरता स्तर और रोजगार में सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर 34, यूके सेना समिति ने हाल ही में किससे संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की होती? किससे की होती? MSME का कार्यकल्प करने के लिए आवश्यक उपाय होते हैं। MSME की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समिति की अध्यक्षता यूके सिन्हा ने की होती है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित की गई होती है। समिति ने घरेलू सूक्ष्म और लघु एवं तथा मध्यम उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपए तनावग्रस्त संपत्ति कोष का सुझाव दिया है और यह कोष भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्य पुनर्गठन योजना या MSME के लिए बैंक के नेतृत्व वाले NPA पुनरुत्थान समाधान के साथ मिलकर काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में असमानता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? कौन से होते हैं? रोजगार विहीन विकास होता है और करवचन होता है। सामाजिक समावेशन को आसानी से समाप्त किया जा सकता है क्योंकि समावेश से और अधिक समान और समावेशी विकास होगा। भारत में असमानता के कुछ कारण होते हैं। कर बंधन होता है, बेरोजगारी होती है, संपत्ति के स्वामित्व में समानता होती है और विरासत के नियम होते हैं। पेशेवर प्रशिक्षण की लागत, मुद्रास्फीति की दर होती है, भ्रष्टाचार और तस्करी और अप्रत्यक्ष कारोबार का अधिक बोझ होता है, सामाजिक बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 36, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा होता है? दूसरा। मातृत्व लाभ अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम जैसे कि कानून महिला श्रम बाल भागीदारी दर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महिला श्रम भागीदारी का निम्न स्तर लगातार समाचारों में होता है, इस प्रकार इसे आसानी समाप्त किया जा सकता है। भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 2005 से 36.7% से घटकर 2017-2018 में 23.3% तक ऐतिहासिक रूप से हो गई होती है। और मातृत्व लाभ अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न जैसे कि कानून महिला श्रम और तथा बल भागीदारी दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा होता है। भारत में महिला तथा श्रम बल की तथा भागीदारी 2005 में 36.7 से बढ़कर के 2017-18 में 23.3 तक ऐतिहासिक रूप से कम हो गई होती है। सीरिया और इराक सहित विश्व भर के सिर्फ 9 देशों में अब भारत की तुलना में कामकाजी महिलाओं का अनुपात कम है। कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित करना, जैसे कि यौन उत्पीड़न और लैंगिक मजदूरी में अंतर, गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान लचीलापन, उनकी कार्यबल भागीदारी दर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार मातृत्व लाभ अधिनियम और तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम का महिला श्रम बाल भागीदारी दर का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 37, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-2018 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा होता है? तीसरा, राज्यों के बीच नागालैंड में सबसे अधिक बेरोजगारी दर होती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अप्रैल 2017 के दौरान एक नया नियम अधिनियम रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण अधिनियम, श्रम और बल सर्वेक्षण और BLFS आरंभ किया होता है, जिसमें सर्वेक्षण पद्धति, डेटा संग्रहण तंत्र और नमूना डिज़ाइन में कुछ बदलाव किया गया होता है। पहले पंचवर्षीय और 5 साल में एक बार NSO का रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण है। BPLS को शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रम तथा बाजार सांख्यिकीय संकेतों के क्षेत्र अधिकार परिवर्तनों को मापने के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इन संकेतों को वार्षिक अनुमान उत्पन्न करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया होता है, जिसका उपयोग नीति निर्माण के लिए किया जा सकता है। गोवा और मणिपुर के बाद नागालैंड में सबसे ज़्यादा 21.4% बेरोजगारी दर होती है। मेघालय में सबसे कम 1.5% होती है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा होता है उपयुक्त सभी? ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है। यह प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान करती है, जिसे देश भर के सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में प्रदान किया जाता है। लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा पर टिकी होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, जिसमें भारत सरकार से 100% वित्त पोषण होता है। इस योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तें में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे और सभी संस्थागत भूमि धारण योजना में शामिल किए गए हैं। लाभार्थी किसान परिवार की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के ऊपर होती है और फंड सीधे लाभार्थियों को बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अर्थशास्त्र विज्ञान में 2019 का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डॉफले और माइकल क्रेमर को किस तथा लिए प्रदान किया गया होता है? किस लिए प्रदान किया गया होता है? वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए, उसके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2019 के अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर की वैश्विक गतिविधियों को कम करने के उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रदान किया गया होता है। उनके प्रयोगात्मक कार्य ने अर्थशास्त्र की संस्कृति को बदल दिया होता है और विशेष रूप से विकास शास्त्र को दे दिया होता है। इसने गहरी धारणा को बदलने में मदद की होती है, जैसे कैसे व्यक्ति निर्णय लेते हैं और आर्थिक विकास क्या होता है। इसमें कई तथा विकास अर्थशास्त्रियों के काम करने के तरीकों को बदल दिया जाता होता है, जहाँ वे काम करते हैं और वे जिस तरह के लोगों को साथ काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय आकांक्षी और जिला परियोजनाओं में शामिल होते हैं? कौन से विषय होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण होता है, शिक्षा होता है, कृषि एवं जल संसाधन होता है, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास होता है, बुनियादी ढांचे होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में जीवन स्तर महत्वपूर्ण अंतर राज्य
अंतर राज्य और अंतर जिला और विविधताओं से प्रभावित होता है, और इस तथा विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिलों का सुधार कार्यक्रम ADP आरंभ किया है। आकांक्षी कार्यक्रम क्या होता है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिले भारत के में वे जिले होते हैं जो कि खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों में प्रभावित होते हैं। ये इस संदर्भ में आकांक्षी होते हैं कि इन जिलों में सुधार से भारत में मानव तथा विकास में समग्र सुधार हो सकता है। 115 जिलों की पहचान 28 राज्यों में की गई होती थी, और प्रत्येक राज्य में कम से कम तथा एक और भारत सरकार के स्तर पर कार्यक्रम की तथा अवधि नीति आयोग द्वारा की जाती होती है। इसके अलावा व्यक्तिगत तथा मंत्रालयों ने जिलों की प्रगति को देखने के लिए जिम्मेदारी संभाली होती है, और कार्यक्रम का तथा उद्देश्य अक्षांशीय तथा जिलों की वास्तविकता समय में प्रगति की निगरानी करता होता है। ADP 5 पहचाने गए विषयक तथा क्षेत्रों के 49 संकेतों पर आधारित होता है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संचार, संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल तथा विकास और बुनियादी ढांचों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। मुख्य चालकों के रूप में राज्यों के साथ ADP और प्रत्येक जिलों की शक्ति पर तथा ध्यान केंद्रित करने और तत्काल तथा सुधार के लिए आसान लाभदायक क्षेत्रों में पहचान करना, प्रगति को मापना और जिलों की तथा रैंक करना होता है। कार्यक्रम के व्यापक रूप होते हैं। अभिसरण होता है केंद्रीय और राज्य योजनाओं का जो सरकार के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों को एक साथ आता है। सहयोग केंद्रीय राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारी और जिला कलेक्टर, जो कि सरकार, बाजार और नागरिक समाज के बीच प्रभावशाली भागीदारी को सक्षम बनाता है। जन आंदोलन की भावना से संचालित जिलों की बीच प्रतिस्पर्धा यह जिला सरकारों पर जवाबदेही को बढ़ाती है।